हेलो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ट्वेल्थ के जितने भी विद्यार्थी हैं साइंस के, उनके हिंदी का जो फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग डेली एक सेट करेंगे। जितना पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है व्याकरण और हिंदी बुक से आने का, वो सारा हम लोग इसमें देखेंगे। तो आपको डेली हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है आप लोगों ने पूरा बुक पढ़ ही लिया होगा और व्याकरण का भी हम लोगों ने आप लोगों को बहुत तैयारी करा ही दिया है। तो अब 2023 का एनुअल एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन संभवतः पूछा जा सकता है, उसको हम लोग देखेंगे। इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपके सामने में रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम रहेगा और आपका सब्जेक्ट हिंदी अनिवार्य कंपलसरी यहाँ लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली आपको एक सेट बनाना और आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि आपका 100 में से कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। आपको 50 सही नहीं मानना, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे करना है। एग्ज़ाम में जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको 50 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है, बट यहाँ प्रैक्टिस के लिए आपको 100 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। तो आप बस वीडियो को देखिए, बस 1 ही घंटा आप तैयारी कीजिए, जितना देर हमारी वीडियो चलती है। उसके बाद आपका हिंदी का ऑब्जेक्टिव तो मैं कंप्लीट करा ही दूंगा। तो आपको इसको आंसर देना है, मैं आपको आंसर लगा के बताऊंगा कि कौन सा आंसर सही होता है। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यहाँ पे लिखा हुआ। 1 से 100 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, जिनमें एक सही है, आपको उस पर निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। मैंने आपको ट्रिक बताया था, किसी भी चैप्टर को पहचानने का तरीका है उस चैप्टर से रिलेटेड वो वर्ड मिल रहा है कि नहीं। जैसे ओ सदा नीरा में नारी नहीं है, कहीं सिपाही की माँ में नहीं है, शिक्षा में नहीं, अर्धनारीश्वर में है। तो नारी और नारी मिल रहा है, तो आप इसको सही आंसर मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सही करते हैं। आपको पहले बताना है वीडियो को पॉज करके, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको उसी वक्त वीडियो को क्वेश्चन सुन के पॉज कर देना है और आपको आंसर देना है। उसके बाद आप वीडियो को आगे देखेंगे। आप अपना टेस्ट खुद लीजिए कि आपका कितना सही होता है और कमेंट में आप बताएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। जे कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 5 सेकंड का टाइम, आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा शिक्षा शास्त्र। शिक्षा के बारे में लिखा है उन्होंने, तो इसका आंसर होगा शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जूठन क्या है। यहाँ 4 ऑप्शन है, जूठन क्या आपको बताना है। तो जूठन आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। यहाँ 4 ऑप्शन है। तो ईद का चांद होना का अर्थ होता है बहुत दिनों पर दिखना है। ईद का चांद तो साल में एक ही बार न दिखता है, तो साल में 365 दिन होते हैं, बहुत दिनों में एक बार वो चांद दिखता है, तो बहुत दिनों पर दिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ होगा एकमात्र सहारा। आपको वीडियो को पॉज करके आंसर देना है। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा क्या। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, आपको आंसर इसका बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। सॉरी, इसका सिर्फ ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। लोकोक्ति और मुहावरा वही एक ही चीज़ हुआ, तो आपको इसका आंसर लगाना है बहाना करना, ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, 3 13 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आप लोग अपने बुक पे इसका आंसर लिखें, क्या होगा। तो इसका आंसर होगा तितर बितर होना। साथ साथ आप लोगों को भी सॉल्व करते जाना है, जितना पॉसिबल क्वेश्चन वो सब मैं बताऊंगा। हीरा शब्द कौन सी संज्ञा है। तो संज्ञा मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो हीरा शब्द को कैसे पहचानें कौन सी संज्ञा है। सबसे पहले भाववाचक तो नहीं है, समूहवाचक भी नहीं हुआ हीरा, कोई समूह का यहाँ बात हो नहीं रहा है। तीसरा हुआ जातिवाचक। तो जातिवाचक क्या होगा, जिस चीज़ को हम नाप तौल सकते हैं उसको तो द्रव्यवाचक बोलते हैं। द्रव्य का मतलब ये नहीं कि वो द्रव्य ही होना चाहिए। तो हीरा द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। हीरा सोना चांदी सब द्रव्यवाचक होगा, क्योंकि उसको हम नाप तौल सकते हैं। पहले आपको ये देखना है कि नाप तौलने वाली चीज़ तो नहीं है कहीं। अगर नापने तौलने वाली चीज़ है तब तो उसको द्रव्यवाचक मार के आना आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है। तो बुढ़ापा बताना आपको कौन सी संज्ञा, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या द्रव्यवाचक है। तो आप इसको रिमूव करके भी बना सकते हैं। जैसे द्रव्यवाचक तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ नापने तोलने वाली कोई चीज़ नहीं। अब बचा हमारे पास 3 ऑप्शन। व्यक्तिवाचक भी नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा कहने से किसी खास व्यक्ति का बोध नहीं होता है। बुढ़ापा एक तरह का विशेषता हुआ, ये विशेषता बता रहा है। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। अब बचा भाववाचक और जातिवाचक। तो जातिवाचक तो बूढ़ा शब्द बोलने से जातिवाचक होता है, क्योंकि सारे बूढ़े आदमी का बोध हो जाता है। बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। किसी भी तरह का भाव अगर आप बोल रहे हैं, जैसे बुढ़ापा, जवानी, ये सब भाववाचक संज्ञा होती है। अगला है, काशी शब्द कौन सी संज्ञा है। तो काशी किसी जगह का नाम है। तो किसी जगह का नाम मैंने आपको बताया था, काशी हो, भागलपुर हो, कहीं भी जगह का नाम होगा, या फिर बिहार हो, तो वो एक खास जगह का नाम है। तो उसके लिए आपको लगाना है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक बहुत सारे स्टूडेंट लगाते हैं, लेकिन ये सही नहीं होगा। काशी तो दुनिया में एक ही चीज़ है। जो चीज़ दुनिया में केवल एक है, जैसे भागलपुर सिर्फ एक है, काशी भी एक है, उसी तरह जम्मू कश्मीर भी एक है।
एक ही है, जो दूसरा जम्मू कश्मीर पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आपको व्यक्तिवाचक लगा के आना है। 12 नंबर देखेंगे, सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा तो समूह का बोध होता है, इससे तो ये समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद देखेंगे मनुष्य शब्द कौन सी संज्ञा है? आपको सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, तो आपको एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आएगा, और आप बाद में मुझे बोलेंगे भी कि इसी से क्वेश्चन आया, तो आपको ध्यान से एकदम सारा क्वेश्चन का आंसर लिखना है कॉपी पे, कमेंट में बताना है कितना सही हुआ। तो मनुष्य शब्द कौन सी संज्ञा? ये व्यक्तिवाचक होगी, समूहवाचक होगी, जातिवाचक होगी, भाववाचक होगी। तो मनुष्य कहने से दुनिया के सारे मनुष्य का बोध हो जाता है, कोई खास मनुष्य को लोग मनुष्य नहीं बोलता है। जैसे आपको अगर कन्फ्यूज़न होगा कि कोई खास मनुष्य को भी बोल सकते हैं, तो उसको मनुष्य बोलने का क्या ज़रूरत है? अगर किसी खास मनुष्य को बोलेंगे तो उसका नाम लेके बोलेंगे, तब वहाँ पे वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अभी फ़िलहाल आपको इसका आंसर लगाना है जातिवाचक, ये आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सजावट शब्द कौन सी संज्ञा है? तो सजावट क्या होता है? कोई भी चीज़ को सजाने के बाद उसको एक रूप दिया जाता है, तो उसको सजावट कहते हैं। तो पहले रिमूव हम लोग करते हैं, इसमें द्रव्यवाचक तो नहीं होगी, बचा ए, बी और डी। तो सजावट करने से किसी जाति का बोध नहीं होता, ये भी नहीं होगी। समूहवाचक भी नहीं होगा, आप रिमूव करके भी बना सकते हैं। आप कौन सा नहीं होगा ये करके बनाएंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल सही तरीके से आंसर आपको बता देगा। तो ये भाववाचक होगा, सजावट एक तरह का भाव हुआ, तो ये भाववाचक संज्ञा होगा। अगला देखते हैं हम लोग, शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन, निनाद, नाद, ध्वनि, इनमें से सभी। तो आपको बताना है शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम आपके पास है, तो आपको इसमें बताना है शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि निनाद, नाद और ध्वनि सब होता है शब्द का पर्यायवाची। तो ये होगा इसका आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो गंगा, मंदाकिनी तो एक अलग नदी का नाम है, महाकाय, अनंत और सागर। तो आपको बताना है इसमें कौन सा गंगा शब्द का पर्यायवाची होगा। क्या मंदाकिनी होगा, महाकाय होगा, अनंत होगा या सागर होगा? तो गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी ही होगा, तो इसका आंसर मंदाकिनी आपको लगाना है। नेक्स्ट है, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? ललित, तरु, कुरूप, कुंदन। तो सुंदर का पर्यायवाची आपको इसमें बताना है। 5 सेकंड का टाइम है, आपको अब जल्दी बताएं। तो यहाँ पे सुंदर का पर्यायवाची ललित होगा। आपको एक एक, ये सब नया क्वेश्चन है, ये सब पहले नहीं पूछा गया है, तो आपको इसको देखना है ध्यान से, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नृप, भूप, नृपति, उपर्युक्त सभी। बताना आपको इसमें से क्या होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको उस क्वेश्चन में आप उसका आंसर आप लिख लेंगे, बट उसको आप सही नहीं मानेंगे। आप अपना जितना सही होगा उसी को सही काउंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो ये उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा। आप लोगों ने लगा लिया होगा। 19 नंबर देखते हैं, पय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पानी होगा, दूध होगा, तालाब या जल। बताना है आपको इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा, पय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसमें तो पानी भी होना चाहिए और जल भी होना चाहिए, तो इसमें तो 2 आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि पय पानी को भी बोलते हैं और जल को भी बोलते हैं। तो आप इसमें से अगर ये नहीं दिया हुआ है एक से अधिक, या तो आप इसमें पानी या जल कोई भी लगा के आ सकते हैं, बट आपको इसको फिलहाल जल ही मानना है, जल मान के चलना है। पय अगर देगा तो उसको जल लगा के आना है, क्योंकि जल का पर्यायवाची शब्द पानी हो सकता है, लेकिन अगर पानी दिया हुआ है तब आप डायरेक्ट उसको पय नहीं लिख सकते हैं, तो जल का पय होगा। संस्कृत में ये पर्यायवाची शब्द होता है, बट हिंदी में क्यों दे दिया गया इसका पर्यायवाची ये मुझे नहीं पता, बट आप इसको पर्यायवाची मान के चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? प्रकाश, किरण, भास्कर और अनल। तो इसका आंसर तो बहुत ईजी आपको बताना है, भास्कर होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, संवत् शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इस तरह की संधि का एक नियम आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे अनुस्वार है, 100 में अनुस्वार, तो अनुस्वार वाला जैसे होगा तो उसका संधि जब करेंगे तो उसका म हलंत होता है। अनुस्वार सिर्फ आपको इसको देखना है, सिर्फ अनुस्वार को देखना है, तो इसका होगा सम जोड़वत। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं ये होगा, सन जोड़वत नहीं होगा। ये जो अनुस्वार है इसका संधि जब तोड़ते हैं तो वो म हलंत होता है, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदाचार, द यहाँ पे रहेगा तो उसका त होता है, त हलंत, द का तो हलंत। आप कहीं कॉपी में कॉर्नर में लिख दीजिए, जैसे मैंने अनुस्वार का बताया म हलंत, म हलंत जिसमें रहेगा वही होगा, लेकिन आपको लास्ट वाला भी वर्ड देख के चलना। 2 म हलंत अगर किसी में रहेगा तो वहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा, बट यहाँ एक ही म हलंत है तो आपको यही मार के आना है। ईजी स्टेप है ये बताने का। उसके बाद सदाचार में आपको क्या मारना है? सदाचार में आपको होगा सत्य जोड़ाचार, क्योंकि द का होता है तो हलंत। पूरा संधि नहीं भी पढ़ने का जरूरत आपको, बस आप इससे याद रख सकते हैं। कॉपी में कहीं पर आप लिख दीजिए, अगर आप सदाचार का संधि विच्छेद करेंगे तो द का जो संधि टूटता है वो तो हलंत होता है, तो तो हलंत इसमें कहीं नहीं है, तो ये वाला होगा सही आंसर। उसके बाद अगला है, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नायक का आपको बताना है संधि विच्छेद क्या होगा।
तो नायक हो या विनायक हो तो उसका आंसर यही मारना है आपको, नए जोड़क। विनायक होगा तो विनय, यहाँ वी लग जाएगा, विनय जोड़क। विनायक भी बहुत बार पूछा जाता है, बट आप इसका ध्यान रखेंगे विनायक और नायक का। तो नायक का संधि विच्छेद नए जोड़क होगा। नेक्स्ट देखते हैं उद्गम संधि का, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ मैंने आपको बताया था दौ रहेगा तो उसका तौ हलंत होता है। तो यहाँ पे देखिए सब में किस में तौ हलंत है, इसमें है और इसमें है, बाकी इस ये दोनों में नहीं है। यहाँ तौ है, हलंत नहीं है। यहाँ हलंत इसको बोलते हैं, थोड़ा सा जो छोटा सा टेढ़ा लकीर उसको हलंत बोलते हैं। तो पहले आपको रिमूव कर देना, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बाकी बचा ये दोनों। तो है उद्गम, उत जोड़ागम तो नहीं होगा, उत जोड़ गम होगा उद्गम। आगम तो है नहीं, यहाँ आ है ही नहीं, आ की संधि कहीं नहीं है, तो यहाँ गम गम है तो सीधा गम गम वाला लगाएंगे, उत जोड़ गम होगा उद्गम। ये ध्यान रखना आपको, जहाँ दो हुआ या दो हलंत भी हुआ तो उसका संधि तो हलंत ही होता है। तो नेक्स्ट हमको देखना परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो परीक्षा का क्या होगा, यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, परी जोड़ इच्छा, परी जोड़ इच्छा, परी जोड़ इच्छा, परी जोड़ इच्छा। आपको लगाना है सेम, एक ही ऐसा सब लग रहा है, तो आपको बताना है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसको समझने का एक ट्रिक ये है कि परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद में यहाँ में रॉ में दीर्घ ई कार है, दीर्घ ई कार, तो दीर्घ ई का ही हम लोग लेंगे संधि। तो दीर्घ ई किस में, ये दोनों में तो हर्स्व ई है, यहाँ दीर्घ ई है और यहाँ दीर्घ ई है, तो इसमें हम लगाएंगे बी नंबर, परी जोड़ इच्छा। 1 मिनट में जैसे ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये होगा, डी नंबर होगा। इसमें डी नंबर हम लोग को लगाना है, परी जोड़ इच्छा, क्योंकि परी हर्षई और दीर्घई मिल के दीर्घई बनता है, तो यहाँ दीर्घई कार है। तो आपको ऐसे याद रखना है परीक्षा का संधि विच्छेद परी जोड़ इच्छा, रॉ में हर्षी कार होगा, यहाँ पे दीर्घी कार नहीं देना आपको, ठीक है। तो अब लोग नेक्स्ट देखते हैं, हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे बताना आपको हताहत, 4 ऑप्शन है, हथ जोड़ा हाथ है, हता जोड़ तो है, हता जोड़ हत है, हथ जोड़ हत है। बताना आपको हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम है। तो हताहत का संधि विच्छेद हम लोगों को लिखना है हथ जोड़ आहत, हताहत। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सभा शब्द क्या है। ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है, तो या तो पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग ही होगी। तो सभा क्या होती है, सभा, सभा लग गई, यानी कि सभा लग गई, तो ये स्त्रीलिंग हुई, सभा शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखते हैं आत्मा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग। हमारी आत्मा, उसकी आत्मा, की लगा यानी कि स्त्रीलिंग हुई। आत्मा निकल गया नहीं होता, आत्मा निकल गई, आत्मा अच्छी है, ये। अगला देखना है जी शब्द क्या है। तो जी में तो दीर्घ ये अपवाद में आता है, आपको 5 याद रखना है। जी आपको मैं बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए कॉपी में, ये 5 अपवाद वर्ड है जो कि दीर्घीकार होने के बाद भी स्त्रीलिंग नहीं होते हैं। तो घी, जी, दही, मोती, ये सब 4 वर्ड हैं जो कि पुल्लिंग है। दीर्घिकार वाले वर्ड अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं। 4 वर्ड है, जी, घी, दही, मोती, ये सब पुल्लिंग वर्ड है। पुल्लिंग मार के आना आपको एग्जाम में। उसके बाद आयु शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो आयु जो है, उसकी आयु बढ़ गई, उसकी आयु, तो यहाँ स्त्रीलिंग होगा। उसका आयु बढ़ गया नहीं होता, उसकी आयु। तुम्हारी आयु कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है, तो उम्र हो या आयु हो, वो वर्ड स्त्रीलिंग ही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परीक्षा शब्द क्या है। तो परीक्षा क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो पुल्लिंग, परीक्षा देखने से ही लग रहा है तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई। तुम्हारी परीक्षा कब से है, तुम्हारी, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी है परीक्षा के साथ तुम्हारी लगा तो वो स्त्रीलिंग। लिंग को भी आपको पढ़ के जाना अच्छे से। महिमा शब्द क्या है, आपको अपने कॉपी में बताते जाना है कितना आपका सही हुआ। आप उसमें एक बार नोट करेंगे, जब हम लोगों का ये हो जाएगा वीडियो कंप्लीट तो आप लास्ट में कमेंट में लिख देंगे कितना आपका सही होता है। महिमा शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो एक आपको वाक्य लेना है पहले महिमा पे। तो महादेव की महिमा अपरंपार है, ऐसे है, की लगा ना, महिमा अपरंपार, तो स्त्रीलिंग। ज़्यादातर वर्ड स्त्रीलिंग ही होते हैं, पुल्लिंग बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है। तो यहाँ तो दिख ही रहा है उपसर्ग, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है। तो उपवन शब्द में होगा उपसर्ग होगा, उप जोड़वन, उपवन, उपवन मतलब बगीचा। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है। तो प्रतिनिधि शब्द में प्रति उपसर्ग, उपसर्ग किसको बोलते हैं, जो वर्ड के पहले लगता हो, और प्रत्यय बोलते हैं जो वर्ड के लास्ट में लगता है। तो ये वर्ड के तो पहले ही लगा, प्रति होगा इसका, तो प्रति आपको लगाना है। क्वेश्चन पढ़ते के साथ आप वीडियो को पॉज कर दें, तो आप अपना पहले आंसर लिखें, तब मेरे आंसर से मिलाएं। सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है। तो इसका आधा आधा भाग करेंगे, जहाँ से एक समुचित वर्ड बनेगा। कर्म एक अलग वर्ड है और सु एक अलग वर्ड है, दोनों मिला के सुकर्म बना। तो ये देखना आपको 100 में हर्षुकार वाला सु है ना, तो आपको हर्ष उकार वाला ही लगाना है, ये आंसर होगा। उपसर्ग पूछ रहा है। आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है। तो आनंद जोड़ित, आनंदित, तो ये है प्रत्यय इत। आनंदित शब्द में प्रत्यय है इत,
टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? टिकाऊ। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? आऊ है, आऊ है, दीर्घऊ है, हर्षऊ है। तो आपको बताना इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो टिकाऊ में आऊ प्रत्यय है, ये हुआ सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? आई है, ढाई है, ढाई है, आई है। तो पढ़ जोड़ आई, पढ़ाई। तो पढ़ाई शब्द में प्रत्यय होगा ये होना चाहिए। आई थिंक आप लोग भी अपना आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका। नेक्स्ट, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? तो आकाश का विलोम क्या होगा? आकाश बहुत ऊंचा हुआ, तो सबसे नीचे क्या है? धरती नहीं बोलना आपको, धरती अंबर नहीं बोलना है आपको। आकाश, आकाश का ही ये पर्यायवाची शब्द, यहाँ विलोम शब्द मतलब उल्टा, तो पाताल होगा, आकाश का पाताल। नेक्स्ट देखने, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? तो पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? किसी को अच्छा काम करने के बदले पुरस्कार दिया जाता है और गलत काम करने के बदले क्या मिलता है? दंड, तो ये दंड होगा। कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? कृपा, किसी पर कृपा करना और किसी पर करुणा, दया, आशीर्वाद, ये सब कृपा का ही रूप है। लेकिन कोप हुआ एक तरह का श्राप, कृपा का विलोम होगा श्राप, श्राप देना यानी कोप। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन मतलब हुआ नया, आधुनिक जिसको बोलते हैं, तो अर्वाचीन का होना चाहिए प्राचीन, ये होगा। नेक्स्ट है, कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? तो कृतज्ञ का होना चाहिए क्या? कृतज्ञ, ये होगा। नेक्स्ट है, स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? स्थावर शब्द का विलोम होगा क्या? देर तक, जंगम, स्थायी, टिकाऊ। स्थावर का मतलब होता है जो कि मतलब स्थिर रहे, स्थावर, तो इसका होगा जंगम। धनहीन शब्द कौन सा समास है? धन से हीन, तो द्वंद्व तो सबसे पहले नहीं होगा क्योंकि द्वंद्व में डैश रहना चाहिए बीच में। दूसरा है बहुव्रीहि भी नहीं, भगवान या कोई राक्षस या कोई देवता का अर्थ ये नहीं लेता है, तो बहुव्रीहि भी नहीं होगा। तो बचता कर्मधारय और तत्पुरुष, तो यहाँ तत्पुरुष होना चाहिए। इसका विग्रह करेंगे आप, धन से हीन, तो काके की, सांसे सी, कुछ भी बीच में कर लगेगा तो वो तत्पुरुष होगा। त्रिदेव शब्द कौन सा समास? यहाँ संख्यावाचक लगा, एक, द्वि, त्रि, चतुर, ये सब लगेगा तो द्विगु होगा, यहाँ द्विगु होगा त्रिदेव। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना, अगर यहाँ पे बहुव्रीहि रहेगा तो आपको बहुव्रीहि भी लगाना है, क्योंकि त्रिदेव का अर्थ होता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो त्रिदेव का अर्थ यहाँ बहुव्रीहि नहीं है, तब हम लोग द्विगु लगा सकते हैं। बट कोई संख्यावाची शब्द अगर किसी भगवान का उससे सामान्य अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ निकलता हो, त्रिदेव का सामान्य अर्थ हुआ 3 आंखों वाला, लेकिन त्रिदेव का विशेष अर्थ हुआ ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये आता है, त्रिदेव तीनों को बोलते हैं, तो उसमें आपको बहुव्रीहि लगाना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भाई बहन शब्द कौन सा समास है? तो भाई बहन, भाई और बहन, बीच में और का बोध होता है, तो यहाँ द्वंद्व होगा। भाई और बहन, बीच में डैश है, तो यहाँ द्वंद्व होगा। नेक्स्ट है, स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन सा समास? स्वर्ग प्राप्त का अर्थ हुआ स्वर्ग को प्राप्त, तो काके की लगा बीच में, तो तत्पुरुष। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पीताम्बर शब्द कौन सा समास है? पीताम्बर का अर्थ होता है जिसका पीला अंबर हो, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, ठीक है। तो पीताम्बर, यहाँ पीताम्बर किसका पीला वस्त्र है? भगवान विष्णु को पीला वस्त्र चाहिए जाता, तो यहाँ भगवान विष्णु अर्थ निकल रहा, बहुव्रीहि होगा। जहाँ देवता का अर्थ निकला वहाँ आपको बहुव्रीहि लगाना है। आजीवन शब्द कौन सा समास है? आजीवन, आजीवन कर्मधारय तो नहीं है, द्विगु भी नहीं है, अव्ययी भाव होना चाहिए क्योंकि इसमें इसका उपसर्ग प्रधान है यहाँ पे, तो अव्ययी भाव होना चाहिए, आजीवन अव्ययी भाव होगा। तो अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमान का विशेषण बता रहा है, पहले आपको क्वेश्चन ठीक से देखना है, ये नहीं कि आप अपमान का उल्टा लगा के आ जाएंगे। क्या पूछ रहा है? विशेषण पूछ रहा है। तो अपमान का अपमानी तो नहीं होगा, अपमानित तो नहीं होगा, अपमानकारी, अपमानहीन, ये सब में से क्या होगा आपको बताना है। 5 सेकंड का टाइम है। तो अपमान का विशेषण होगा अपमानित, ये होगा बी नंबर। नेक्स्ट है, रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रोमांच का विशेषण तो एकदम सीधा ही है, रोमांचित होगा। नेक्स्ट है, रोमांच का रोमांचित, रोमांचकारी नहीं लगाना है, रोमांचित। नेक्स्ट है, भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा? भूगोलकारी, भौगोलिक, भूगोलवादी, भूगोलिक। तो भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा? भौगोलिक, ये लगाना है आपको। अधिकतर संज्ञा का विशेषण क या त लगा के बनता है लास्ट में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ये तो आपको याद ही कर लेना है, शिव का शैव होता है। नेक्स्ट है, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? विशेषण पूछ रहा है, तो सप्ताह का साप्ताहिक, साप्ताहिक टेस्ट आप लोग देते हैं वीकली, लेकिन आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है, ये साप्ताहिक मार के नहीं आना है, साप्ताहिक मारना है, ये दोनों एक ही ऐसा है, इसमें हर्षईकार, इसमें दीर्घिकार है, लेकिन आपको हर्षईकार वाला लगाना है। नेक्स्ट है, संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो संपादक का क्या होगा? संपादन, संपादकी, संपादन, तो संपादकीय होगा, ये होगा। नेक्स्ट है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम 3, 5, 6, 8, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं, याद रखना है आपको, सर्वनाम के 6 भेद हैं। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? देखिए यहाँ पे सर्वनाम में 4 अक्षर हैं, ठीक है, सर्वनाम में 4 अक्षर हैं और भेद में 2 अक्षर हैं। सर्वनाम भेद 4 और 2 6,
यहाँ 6 लगा के आना आपको। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल मतलब वर्तमान काल में भी भेद होते हैं। आप अगर काल पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा वर्तमान काल के कितने भेद हैं। 5 हैं, 8 हैं, 3 है या 10 है। 5 सेकंड का टाइम आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान काल के टोटल 5 भेद हैं। तो मैं आपको बता भी रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो वर्तमान काल के 5 भेद हैं। तो वो 5 भेद कौन कौन से? वर्तमान काल के 5 भेद हैं: सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। तो ये 5 भेद हैं वर्तमान काल के। तो आपको तीनों को बता देता हूँ मैं। वर्तमान काल के 5 हैं, 3 ही काल होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो वर्तमान काल के 5 हैं, आप लिख लें वर्तमान काल देखे डैश, सारा भेद लिखना भी जरूरी नहीं, बस ये लिख लें कि कितने भेद हैं। वर्तमान काल के 5 हैं और उसके बाद भूतकाल के 6 हैं और भविष्यत काल के 3 भेद हैं। वर्तमान के 5, भूत के 6 और भविष्य के 3, ये तीनों आपको लिखना है। अगर वर्तमान है तो हो सकता है भूतकाल पूछ दें। नेक्स्ट है प का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप पहले प बोल के देखें। प बोलने से दोनों होठ अगर आपका सट रहा है यानी एक जगह चिपक रहा है तो आपको इसमें ओष्ठ लगा के आना है। प में जितना है प फ ब भ म सब ओष्ठ ही होगा। उसके बाद नौ, नौ ट ठ ड ढ वाला नौ का उच्चारण स्थान क्या है? नौ हम बोलते हैं ट, ठ, ड, ढ, न। तो क्या होगा? इसमें है मूर्धा, तालु, कंठ या दंत। बताना आपको क्या होगा। तो नौ का उच्चारण स्थान होगा मूर्धा, ये होगा। नेक्स्ट आपको देखना है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। अब यहाँ से आपका आ गया इसमें हिंदी बुक से। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो इसका आंसर आप बताएं। भारत, यूरोप, अफ्रीका, कनाडा। इसका सामान्य आंसर होगा यूरोप। बातचीत वाले चैप्टर में ये। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति हैं, रघुवीर शाह हैं, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद। आपको जल्दी जल्दी बताना इसका आंसर क्या है। गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति हैं, रघुवीर शाह हैं, अशोक वाजपेयी हैं, जयशंकर प्रसाद। यानी कि एक कविता है। तो आपको बताना इसके लेखक कवि कौन है। तो गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका होगा ज्ञानेंद्र पति, ये होगा। 100 अजाने एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय, मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण। बताना आपको कौन है। इसका आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट, ये होगा। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? बेन जॉनसन, मार्क जॉनसन, नील जॉनसन, लिन जॉनसन। बताना आपको इसमें 5 सेकंड का टाइम है। तो क्या होगा इसका आंसर? बेन जॉनसन होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा बेन जॉनसन। उसके बाद बिश्नी कौन है? बिश्नी कौन है? वो बूढ़ी ऐसी जो औरत है वो बिश्नी है। तो वो है कौन? मानक की बहन है, मानक की भाभी, मानक की चाची, मानक की माँ है। तो मुन्नी जो है वो मानक की बहन है, लेकिन बिश्नी जो है वो मानक की माँ है। डी आंसर है। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, याद रखना है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो लेखक का लेखनीय तो नहीं होगा, लेखिका होना चाहिए। रचयिता, लेखिका। तो लेखिका ये होगा सही, हर्षिकार वाला लेखिका सही होता है। लेखक का लेखिका। नेक्स्ट है अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ये तो एकदम इजी, अभिनेत्री होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी को धारण करने वाला, पृथ्वी को जो धारण करता है। आकाश पिंड, ये तो नहीं होगा। भूकंप भी नहीं होगा। पार्थिक तो नहीं होगा। महीधर, यही चारों में से एक होगा। आप बताएं कौन सा होगा। तो पृथ्वी को धारण करने वाला यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पार्थिक, महीधर। आई थिंक ये पार्थिक भी हो सकता है या महीधर भी हो सकता है, बट ज़्यादा मुझे पार्थिक लग रहा है। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोग में से किसी को मिलेगा तो। ये पार्थिक होना चाहिए आई थिंक ज़्यादातर। नेक्स्ट है मृग जैसे नेत्रों वाली, तो मृगनयनी होता है उसका। कहाँ है मृगनयनी? यहाँ पे बी में है मृगनयनी, यही होगा आंसर। नेक्स्ट है अज्ञे का पूरा नाम क्या है? ये तो कोई भी बता देगा। डी ऑप्शन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसी में इनके पापा का भी नाम छिपा हुआ। अगर पूछेगा अज्ञे के पिताजी का नाम तो हीरानंद शास्त्री, यहाँ हीरानंद लिखा हुआ है। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो ये बी है, गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट, जिसका जन्म बाद में हुआ हो। जिसका जन्म पहले होता है वो अग्रज होता है, बाद में होने वाला को अनुज बोलते हैं। कहाँ है अनुज? यहाँ पे सी नंबर में अनुज है, अनुज मार के आना आपको। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? प्रश्न, ये तो गलत है, प्रश्न होता है, ये गलत है। स्वर्ग, ये सही लग रहा है बट और देखते हैं। पुस्तक, ये तो बिल्कुल गलत है। अंधेरा, ये भी गलत है, स्वर्ग होगा। स्वर्ग ये सही है। प्रश्न नहीं होता, प्रश्न होता है ना, ये भी आप लोग जानते होंगे। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं प्रश्न, नहीं ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? वाल्मीकि, ये तो नहीं है। वाल्मीकि, ये भी नहीं है। वाल्मीकि, ये है सी नंबर, वाल्मीकि। पहले दीर्घिकार फिर हर्षिकार। जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक, विधिवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक। ये निषेध, ये मना होता है। विधिवाचक तो नहीं, आज्ञावाचक तो नहीं, संदेहवाचक। ये निषेधवाचक होना चाहिए इसका। निषेध मतलब
किसी बात को मना करना, किसी बात के ना होने का बोध हो, मतलब वो काम नहीं करना, ये करना निषेध है। जैसे तंबाकू या फिर सिगरेट पीना निषेध है, तो ये ना नहीं करना, इसका मतलब नहीं होना। नेक्स्ट है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? प्रधानाचार्य, ये है प्रधानाचार्य, ये है प्रधानाचार्य, ये है प्रधानाचार्य, तो ये होगा प्रधानाचार्य, ये शुद्ध होगा, ये होगा शुद्ध। नेक्स्ट है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? प्रियदर्शी, दर्शी तो नहीं होगा, ये तो गलत है। प्रियदर्शी ये भी गलत हुआ, प्रियदर्शी ये भी गलत, ये सही है, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी ये सही है। फिर अशुद्ध शब्द कौन है? विकल्प है, विकल्प है, विकल्प है, विकल्प है, ये है विकल्प। विकल्प का तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। आपको जैसे ये 78 नंबर का क्वेश्चन है, आप जैसे यहाँ पे शुद्ध देखना, आप यहाँ पे शुरू में भी जा सकते हैं, यहाँ पे देखिए विकल्प लिखा होगा कहीं ना कहीं, यहाँ विकल्प देख सकते हैं, आपके क्वेश्चन में इसका आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे विकल्प, विकल्प है ये। तो एक ट्रिक आपको बता दिया मैंने, अगर विकल्प आएगा तो आप एक बार क्वेश्चन देख लेंगे, उसमें उसका सही आंसर था। हम लोग 78 पे थे, 78 पे, ये है विकल्प। नेक्स्ट है, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? क्या हस्तक्षेप, कर्मशील, कर्महीन, दखलकारी, ये नहीं लगाना आपको दखलकारी, ये हस्तक्षेप होता है, ये लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा का होता है जिज्ञासा, लेकिन रखने वाला का जिज्ञासा नहीं होता है। जिज्ञासु, जिजीविसा, जानकार, जानने की इच्छा रखने वाला का होता है जिज्ञासु, ये होता है, जानने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं जिज्ञासु, मतलब जो जानने को इच्छुक हो। वन में चरने वाला क्या होता है? जीव, जानवर, वनचर, वनचर, तो ये वनचर होता है, वन में चरने वाला वनचर। गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? गुण दोष विवेचक, विवेचक, आलोचक, निंदक, गुण दोष रहित। गुण दोष विवेचक, गुण दोष की विवेचना करने वाला, मतलब गुण और दोष की जो विवेचना करे, तो जो निंदा करे, यानी कि जो विवेचना करे, तो आलोचक बोल सकते हैं उसको, या तो आप निंदक भी बोल सकते हैं। गुण दोष की विवेचना करने वाला आलोचक होना चाहिए, जो आपकी आलोचना करता हो। नेक्स्ट, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ, आप देख के बता सकते हैं, या फिर आपको याद भी है, बताएं, आपको 5 सेकंड का टाइम है। अज्ञेय का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को, तो यहाँ पे 1911 यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? मैंने सारे लेखक का आपको बोल दिया, जन्म तिथि याद रखने के लिए पूछ सकता है, तो नामवर सिंह का 1927 को जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, जायसी, कबीरदास, बताना आपको इसका आंसर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए? प्रेम की पीर के कवि तो जायसी है ना, जायसी। प्रेम के पीर, यो रो वाला रो यहाँ पे है, यो यहाँ पे, यो और रो, पीर और जायसी, याद रखना आपको, तुलसीदास नहीं मारना है, तुलसीदास नहीं होगा। निम्न में से कौन राष्ट्र कवि हैं? तो राष्ट्र कवि तो दिनकर को बोला गया है। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? साहित्य के एडिशन थे, लोकनायक थे, विश्व शिक्षक थे, भाषा के डिटेक्टर थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? 2 मिनट का टाइम, 2 सेकंड का टाइम आपको बताना इसका आंसर तुरंत क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? साहित्य के एडिशन थे, ये लिखना आपको, यही आंसर होगा। निम्न में लोकनायक शब्द किन के लिए प्रयोग किया जाता है? कहाँ है जयप्रकाश नारायण? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, ये होगा। नेक्स्ट, निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है? बस 10 क्वेश्चन और बचा है, ज़्यादा टाइम नहीं अब। निम्न से ब्रजराज कुंवर कौन है? राम है, बलराम है, कृष्ण है, नंद है, कौन है ब्रजराज कुंवर? बताना है आपको। इसका आंसर होना चाहिए कृष्ण, ब्रजराज कुंवर कृष्ण है, ये आंसर है। नेक्स्ट है, सूरसागर के रचनाकार कौन है? तो सूरसागर के कौन है आपको बताना है इसका आंसर। तो यहाँ नाम में ही आंसर है, सूरसागर और सूरदास, ये है। कड़बक में कौन बात पाई जाती है? प्रेम की महिमा, ईश्वर की महिमा, मानव की महिमा, दानव की महिमा। दानव की नहीं तो नहीं, मानव की महिमा नहीं होगी। कड़बक में कौन बात पाई जाती है? तो कड़बक ये ए होना चाहिए, बट आप लोग पहले आंसर बताएं क्या होगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होना चाहिए प्रेम की महिमा। नेक्स्ट है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? अजय प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, निराला, महादेवी वर्मा। तो कामायनी के रचयिता कौन है? तो कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद। और कामायनी कब रचा था इन्होंने? 1936 में,
ये 1936 में लिखा था कमायनी को। नेक्स्ट देखते हैं, हंसते मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन विधा है? मेरा, मेरे बारे में को लोग किस चीज़ में लिखते हैं? डायरी में। डायरी हो, आत्मकथा नहीं लिखना आपको, आत्मकथा जूठन है आपके चैप्टर में, बुक में। निम्न में से गद्य कविता कौन है? अधिनायक, हार जीत, गांव का घर, प्यारे नन्हे बेटे को। बताना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से गद्य कविता कौन है? 5 सेकंड का टाइम आप बताएं, उसके बाद मैं बता दूंगा। तो इसका आंसर होगा हार जीत। निम्न में कौन सी कविता गद्य कविता है? तो इसका आंसर होगा हार जीत। हार जीत एक गद्य कविता है। नेक्स्ट देखते हैं, भूषण किस रस के महान कवि हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, विभत्स रस। बताना आपको। तो ये वीर रस होगा इसका आंसर, यहाँ पे वीर रस। नेक्स्ट है, वो सदन या निबंध किस नदी को आधार बनाकर? ये तो एकदम ईजी है, गंगा, यमुना, कोसी, गंडक। गंडक होगा, ये होगा आंसर इसका, गंडक नदी। ठीक है। जैसी किस कालखंड के कवि हैं? तो इसका आंसर होना चाहिए भक्ति काल। नेक्स्ट है, संत तुलसीदास कैसे कवि? समन्वयवादी, रहस्यवादी, पृथकवादी, छायावादी। तो ये बताना आपको। तो यहाँ होना चाहिए छायावादी, डी। किस कहानी का शीर्षक गैंग्रीन था? यहाँ रोज। ये हो गया ख़त्म, आप लोगों का सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब आपको कमेंट में बताना आपका कितना सही हुआ। तो ये हम लोग करा रहे थे, फाइनल 2023 में जो क्वेश्चन आएगा उसी का सेट हम लोग करा रहे थे, कंप्लीट हो गया अब। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस डेली आपको इसी तरह ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना है। मैं सारा सेट आपको करा दूंगा। क्वेश्चन बैंक का ये सब क्वेश्चन हम लोग नहीं देख रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं अपने द्वारा बनाए गए और कुछ मॉडल सेट से मिश्रित क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जो कि 2023 में आ सकता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो कल आएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।